नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश की नींव कैसे पड़ी थी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक वंश हुआ था नंद वंश, जिसका जो अंतिम राजा था वो था घनानंद। वो बहुत क्रूर शासक था। उसको किसने मारा? उसे मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसे मारने के बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया था? उसके प्रधानमंत्री चाणक्य ने। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं, जिसके संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी वो हुई थी कौनेलिया से, जो उसका दूसरा नाम था हेलस भी बोला जाता। उससे शादी हुई। ये कौन थी? ये थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था जो सिकंदर आया था इंडिया में भारत अभियान पर। जब ये निकला था सिकंदर, तो इसके साथ सैनिक था इसका थल सेनापति, ये सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, तो उसकी पुत्री थी। अब इसने चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कैसे कर दी? जब सिकंदर तो लौट ही गया था, लेकिन उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर जब आया था दोबारा, इसने चक्कर लगाया कि भारत को जीतना है। भारत में है क्या ऐसा? पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो सेल्यूकस निकेटर आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध हुआ। 305 ईसा पूर्व में इसका युद्ध हुआ। उसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया। हारने के बाद में इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, और दहेज में इसने अपनी बेटी को क्या, अपने दामाद को, चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या दे दिया? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये राज्य इसने किसे दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राइटर मतलब लेखक भी भेजा था, जिसका नाम था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में। तो इंडिका में क्या ऐसा क्या था? तो इंडिका में पूरे पाटलिपुत्र का प्रशासन विवरण दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। ये आता है सागौर अभिलेख। तो सागौर अभिलेख ये कहां पर स्थित है? ये है गोरखपुर में। ये गोरखपुर कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां से योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो यहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सागौर अभिलेख बहुत फेमस है। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है। इसके अंतर्गत लिखा क्या? इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल से पीड़ित लोगों को राहत दी थी। जब अकाल पड़ा था मगध में, तो इसने अकाल पीड़ितों को बहुत मदद की थी। ये उसी टाइम अकाल पड़ा था जो जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। एक बना था दिगंबर और एक बना था श्वेतांबर। जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के शिष्य माने जाते थे, और जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के थे। जो दिगंबर थे वो अकाल पड़ने की वजह से वो दक्षिण भारत की ओर चले गए थे और वो नग्न अवस्था में रहने लगे थे, और जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ऐसे दो भागों में विभाजित हो गया जैन धर्म। उसी टाइम ये मौर्य वंश ने, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इन्होंने अकाल से पीड़ित लोगों को राहत दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो बने थे जैन गुरु भद्रबाहु। ठीक है,
तो ये चीज याद होनी चाहिए। फिर आगे आता है सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात में, कई बार पूछा है ये किस में लिखा है? सुदर्शन झील के का जो विवरण लिखा हुआ है, वर्णन जो दे रखा है, वो किस में दे रखा है? जूनागढ़ अभिलेख में दे रखा है। जूनागढ़ अभिलेखों में लिखा है कि सुदर्शन झील का किसने पुनर्निर्माण कराया? तो पुनर्निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उस टाइम वहां का राज्यपाल हुआ करता था पुष्यगुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो सेंड्रोकस क्या है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। ये कहां पर मिला था? ये नाम मिला था यूनान के अभिलेखों में। जो यूनान देश है उधर वहां पर मिला हुआ था सेंड्रोकस। और ये पढ़ा किसने था सेंड्रोकस? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। तो ये पढ़ा था विलियम जोन्स ने पढ़ा था। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने क्या पढ़ा था? सेंड्रोकस नाम पढ़ा था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये शिक्षाली भद्रवाहु से जो जैन गुरु थे, ठीक है, मैंने अभी बताया था। फिर ये अंतिम समय में इन्होंने ये चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कौन बन गए थे? जैन भिक्षु बन गए थे। और इन्होंने जो श्रवण बेलगोला, ये है कर्नाटक में स्थित है जगह। तो यहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा प्राण त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज्यादातर यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका बेटा हुआ था बिंदुसार। बिंदुसार इसका बेटा हुआ था जिसने राजगद्दी संभाली। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार के बारे में देखते हैं अब। तो बिंदुसार ने जो शासन किया था वो किया था 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। बिंदुसार का जो दूसरा नाम था वो था अमित्रघात भी था और सिंहसेन। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का दुश्मन। ठीक है, और इसका सिंहसेन भी दूसरा नाम है। अगर पूछा भी जाता है, ये अमित्रघात तो कई बार आया है और सिंहसेन भी नाम है इसका, तो समझ जाइएगा आप। ठीक है, कभी आ जाए तो एग्जाम्स में। ये बिंदुसार था, ये आजीविक संप्रदाय को मानता था। और बिंदुसार के पुत्र थे दो, सुसीम और अशोक। सुसीम और अशोक इसके पुत्र थे। अशोक को इसने अवंती का गवर्नर बना दिया। किसने? बिंदुसार ने अवंती का गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो और इसके बिंदुसार के जो राज्य में दरबार में जो राजदूत आए थे, वो मतलब राजदूत आया, उसका नाम था डायमेकस नाम था, जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा था। किसने भेजा था? एंटियोकस ने भेजा था। और बिंदुसार ने एंटियोकस से डिमांड की थी कि वहां से सूखे अंजीर, मदरा और एक दार्शनिक भेजा जाए। तो दार्शनिक इसने डायमेकस को भेज दिया था। ठीक है, और ये भी चीजें आई हुई थी उस टाइम। ये सारा इनका कम्युनिकेशन होता था, मतलब व्यापार भी हुआ करता था। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर का जो विवरण वर्णन दे रखा है वो किसमें दे रखा है? राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो किसकी है? कल्लड़ द्वारा रचित है, जो कल्लड़ ने लिखी है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में आई है। राजतरंगिणी के बारे में कई बार पूछा है कि ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है कल्लड़ ने, जिसमें क्या है? कश्मीर का वर्णन दे रखा है। अशोक ने किसकी स्थापना की? श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है, तो इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में ज्यादातर यही क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से, और तो कुछ नहीं पूछता, याद है। ठीक है,
अब पढ़ते हैं जो बिंदुसार का पुत्र हुआ था, जो गद्दी संभाली थी। एक तो अशोक सुषेण था और था एक अशोक, तो अशोक ने गद्दी संभाली। तो अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब अशोक के बारे में देखते हैं। तो अशोक ने जो गद्दी संभाली थी उस टाइम ये अवंती का गवर्नर हुआ करता था। कहां का? अवंती का गवर्नर हुआ करता था। और इसने 269 से 232 ईसा पूर्व तक इसने गद्दी संभाली थी। और जन्म कब हुआ था इसका? अशोक का सम्राट अशोक बोला जाता है। 304 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और राज्याभिषेक कब करवाया? 269 ईसा पूर्व में करवाया। और कलिंग युद्ध किया था इसने 261 में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। इसके बाद में इसने क्या? हथियार फेंक दिए थे। इसने फिर युद्ध करना ही छोड़ दिया। इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध जो वहां के राजा थे नंद, ठीक है, उन्होंने दया नदी का निर्माण करवाया था जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। और कलिंग युद्ध जो हाथी गुफा अभिलेख है वहां से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और उड़ीसा के राजा जो चेदी वंश था उसकी जानकारी भी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ये हाथी गुफा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ उसमें एग्जाम्स में आता है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख ये किससे संबंधित है? ये है उड़ीसा के राजा से संबंधित है। वहां की जानकारी मिलती है और कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आता है अशोक के स्तंभ लेखों को जो पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। जो स्तंभ लेख थे इसने 3 अभिलेखों का निर्माण करवाया था। स्तंभ लेख थे, गुहा अभिलेख थे और शिलालेख थे, ठीक है। तो ये 3 लेख का निर्माण कराया था, ये अशोक ने ही करवाया था, ठीक है। अशोक ने जो बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली थी, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो ली थी निग्रोध से ली थी, ठीक है। निग्रोध से ये प्रेरित हुआ था इनके प्रवचन सुनकर। और जो शिक्षा ली थी वो ली थी उपगुप्त से ली थी। जो गुरु थे वो उपगुप्त थे इसके, अशोक के, ठीक है। अशोक का नाम जो मिलता है अभिलेखों में वो है 4 अभिलेख है, उनमें अशोक नाम मिलता है अशोक का। कौन कौन से? गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, मास्की, नेटूर और उड़ेगोलम, ठीक है। इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। जो मास्की अभिलेख है इसमें अशोक का नाम बताया गया प्रियदर्शी, प्रियदर्शी और देवनाम प्रियदर्शी। ये 3 नाम उसमें मिलते हैं। किसमें? मास्की अभिलेख में मिलते हैं। और ये तीनों ये मास्की, नेटूर, उड़ेगोलम जो अभिलेख हैं वो कहां पर स्थित है? कर्नाटक में है। और एक ये गुर्जरा अभिलेख है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये एग्जाम्स में पूछता है इन अभिलेखों के बारे में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अशोक ने खुद को सम्राट जो बताया था वो किस अभिलेख में मिलता है? वो मिलता है राजस्थान के अभिलेख भाब्रू अभिलेख में। ये भाब्रू अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक ने खुद को सम्राट बताया था इस अभिलेख में। तो कौन सा अभिलेख है? भाब्रू अभिलेख, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अशोक के शिलालेख के बारे में देखते हैं। तो अशोक के शिलालेख कितने हैं वो देखेंगे। तो अशोक के शिलालेख है 14। तो उन 14 अभिलेखों में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, तो वो चीज इसमें देखते हैं। जो पहला अभिलेख था, शिलालेख था, शिला मतलब समझते हो ना, पत्थर पर लिखा हुआ लेख, तो वही है। तो पहला जो शिलालेख था उसमें क्या लिखा है? इसमें
पशु बलि की निंदा की गई थी। अहिंसा और जो बलि दी जाती थी पहले, उसमें उसकी निंदा की गई थी, ठीक है। और दूसरे अभिलेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख दिया गया है, किसमें? दूसरे अभिलेख में। और साथ में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का वर्णन भी दे रखा है। कौन कौन से दक्षिण भारत में कौन कौन से राजा थे? चेर थे, चोल, पांडु और श्रीलंका का राजा और सत्यपुत्र। ये 5 राजाओं के बारे में वर्णन दे रखा है, किसमें? दूसरे अभिलेख में, ठीक है। अब तीसरा आता है। तीसरे में दे रखा है कि अधिकारी जो होंगे, उसके बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, राजकीय अधिकारी, वो 5 वर्ष के दौरे पर जाकर जानकारी प्राप्त करेंगे लोगों से। किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या है, समस्या क्या है, तो वो अधिकारी खुद भ्रमण करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये तीसरे अभिलेख में लिखा हुआ है। और चौथे अभिलेख में, ये शिलालेख में लिखा है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाना। ये अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया। और 5वें शिलालेख में लिखा है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में लिखा है। और 6 जो अभिलेख है, उसमें लिखा है अधिकारी को, उसके जो बड़े राजकीय अधिकारी हैं, वो अशोक से कभी भी किसी टाइम भी मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है 7वां। ये 7वां अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें अभिलेख में लिखा है धार्मिक समन्वय। सबसे बड़ा अभिलेख यही है, धार्मिक समन्वय अभिलेख, ठीक है। 8वें अभिलेख में लिखा है तीर्थ यात्राओं का वर्णन दे रखा है। और 9वें में लिखा है व्यवहार और शिष्टाचार के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और 10वें अभिलेख में लिखा हुआ है धम्म का महत्व बताया है। और प्रजा के हित में सोचें, सभी जो भी अधिकारी हैं या राजा है, कोई भी हो, सब प्रजा के बारे में सोचे, अच्छा सोचे, ठीक है। और 11वें शिलालेख में लिखा है जो अधिकारी हों वो ब्राह्मणों को ना सताएं, ठीक है। और 12वें में लिखा है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति लिखी है। इसमें स्त्रियां भी महामात्र बन सकती हैं, इसके बारे में लिखा है। स्त्रियों को वो हक मिलेगा, मतलब समानता, सबके लिए एक समान रखा अशोक ने। और 13वें शिलालेख में लिखा है कलिंग युद्ध के बारे में। ये 13वां शिलालेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ठीक है। अब 14वें जो शिलालेख है, उसमें धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो अशोक था, उसने धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। किसको? किसने किया था? जनता ने किया था, ठीक है। तो ये थे अशोक के शिलालेख, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और ये जरूरी है आपको याद करने, ये, ठीक है। अब आते हैं अशोक के जो स्तंभ लेख थे, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या थी 7। तो ये ब्राह्मी लिपि में थे स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये था टोपरा, जो हरियाणा में स्थित था। और एक था मेरठ में, जो यूपी में स्थित है, मेरठ। ये टोपरा हरियाणा में पड़ता है, मेरठ यूपी में। यहाँ पर जो स्तंभ लेख थे, वो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया। स्तंभ लेख समझते हो ना, खंबे पर लिखे हुए साक्ष्य, ठीक है, जो खंबे पर लिख देते हैं, वो चीज थी, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक था।
तुगलक वंश का, तो ये कहां पर ले आया, ये दिल्ली ले आया था। ठीक है, और ये कौशाम्बी अभिलेख में क्या लिखा है, कौशाम्बी में लिखा है रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख है ये। और अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित कर दिया, इसे ले आया अकबर और कहां पर स्थापित कर दिया, इलाहाबाद किले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है चौथा अभिलेख, ये था लौरिया अरेराज अभिलेख। लौरिया अरेराज अभिलेख ये है चंपारण में स्थित, और लौरिया नंदनगढ़ है अभिलेख है, ये भी चंपारण है। इसमें मोर का चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो नंदनगढ़ से समझ सकते हो मोर के चित्र, जो मोर पंख होते हैं वो नंदलाला जो कन्हैया जो अपने सर पर लगाए होते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हो नंदनगढ़ अभिलेख। ठीक है, अब छठा जो अभिलेख आता है रामपुरवा। रामपुरवा अभिलेख ये भी चंपारण में, ये लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा ये कहां पर स्थित है, ये है चंपारण में स्थित। और लास्ट आता है ये सातवां रुम्मीदेई अभिलेख। ये रुम्मीदेई अभिलेख कहां पर स्थित है, ये है लुम्बिनी में स्थित है। इसमें अशोक ने कर माफ कर दिया था जब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और ये लुम्बिनी की यात्रा करके लौटा था, तो इसने लुम्बिनी का कर माफ कर दिया था। अब आगे आते हैं, अशोक के शिलालेखों की संख्या बताई थी अभी 14, और स्तंभ लेखों की संख्या 7 और गुहा लेखों की संख्या 4। गुहा लेखों की संख्या 4 है। कौन कौन सी गुहा लेख थे, चौपार, सुदामा, कर्ज और विश्व झोपड़ी, ये क्या थे, गुहा लेख थे जो गुफाओं में लिखे हुए थे। ठीक है, तो इनके बारे में ये लिखा हुआ है। और सांची का स्तूप बनवाया किसने बनवाया था, अशोक ने। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, अब आते हैं अशोक के बाद में जो राजा बना था वो कौन बना था, कुणाल। कुणाल राजा बना था, जो इसका पुत्र था। इसने अपने पुत्र महेंद्र था और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। इसको तो उन दोनों को भेज दिया श्रीलंका, किस लिए, बौद्धिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और एक रानी का ये पुत्र था कुणाल, इसको इसने राज्य सौंप दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है संप्रति, इसी के मौर्य वंश का ही शासक था ये। ठीक है, इसी का जो कुणाल का उत्तराधिकारी बना संप्रीति। उसके बाद में जो, वैसे तो माना जाता है कि इसमें मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। इसमें जो लास्ट राजा था वो था बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ था, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और पुष्यमित्र शुंग ने अपने नए वंश का निर्माण किया, जिसका नाम रखा शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश की इसने नींव डाली, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन आ सकता है कि बृहद्रथ की जो हत्या की थी किसने की थी, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। या फिर बोल सकता है कि शुंग वंश की जो नींव डाली या संस्थापक कौन था, तो वो आ सकता है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग कौन था, यह ब्राह्मण समाज का था। यहां से स्टार्ट होता है ब्राह्मण वंश। ठीक है, तो अगली क्लास में हम ब्राह्मण वंश के बारे में पढ़ेंगे, पुष्यमित्र शुंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो और ये आपको एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है।
तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।